नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा। उसके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि मुझे जहर का इंजेक्शन दे दो। उस बाप की क्या बेबसी होगी जो नोटबंदी के तनाव में अपने बच्चों को पीटने लगता है। आज एबीपी न्यूज आपके सामने वो पड़ताल ला रहा है जो आपने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि नोटबंदी का 8 नवंबर को लिए गए उस फैसले के बाद उद्योगों और उन उद्योगों से जुड़े लोग, कार्मिक, मजदूर, तमाम गरीब लोग हैं, उन पर क्या असर पड़ा है। आज ये पड़ताल मैं और मेरे कैमरामैन आदर्श नायर आपके सामने ला रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। शब्द कम है मेरे पास, इस रिपोर्ट को देखिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा। एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारों से आगे, कतारों में पुलिस के डंडे खाते लोगों से अलग। नोटबंदी पर जारी सियासत से दूर। आज एबीपी न्यूज पर हम आपके सामने एक नई और चौंकाने वाली तस्वीर ला रहे हैं। नोटबंदी के असर को गहराई से समझने के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं एक बड़ी पड़ताल जो पहले कभी नहीं की गई। मगर पहले कुछ आवाजें। क्या बोल रहे हैं आप? जहर के इंजेक्शन लगवा दो। इतने में मजबूर, इतने मेरे हालात खराब है, घर में झगड़ा हो रहा, मेरे परिवार में बच्चे बीमार है, कहाँ से लाऊं मैं पैसों के लिए। बच्चे भी बीमार हो जहाँ, कहाँ से दिखावें, पैसा नहीं है, बच्चों पर कपड़े नहीं, अब सर्दी में बीमार हो जा मरेंगे और क्या होगा। बिगड़ रहे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा हालात खराब है इस वक्त जो है, और हम बहुत परेशान हैं। नोटबंदी थी, नोटबंदी है। हमारी इस रिपोर्ट की जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। यहां से कुछ दूर पर मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए दंगों के बाद सियासत बदल गई थी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि देश की भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां से बीजेपी के 6 सांसद हैं, यानी कि सियासी तौर पर बीजेपी यहां मजबूत है। स्वाभाविक तौर पर यह बात उठना लाजमी है कि यहां के उद्योगों की क्या स्थिति है, खासकर नोटबंदी के बाद। क्या हाल है श्रमिकों के, क्या हाल है मजदूरों के, और क्या हाल हैं गरीबों के। इसी बात की पड़ताल मैं और मेरे कैमरामैन आदर्श नायर करने के लिए निकले। बागपत का 75% राजस्व यहां की ईंट की भट्टियों से जाता है। मगर जैसा कि हमने देखा, यहां की 550 में से 150 भट्टियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं और बाकी 400 में भी काम रुका हुआ है। वजह 8 नवंबर का नोटबंदी का ऐलान। इस धंधे की अर्थव्यवस्था हम कुछ देर बाद समझेंगे, मगर पहले ऐसे ही ईंट के भट्टे से सटे 2 गांव का हमने रुख किया। मुजफ्फरनगर और बागपत की सीमा पर बसे बढ़ल और बरोड़ा से उठने वाली आवाजें चिंता और सिहरन पैदा करने वाली हैं। मानो सतह के नीचे कुछ उबल रहा है। ईंट भट्टों के बंद हो जाने का असर जमीनी तौर पर सबसे ज्यादा महसूस होता है उन घरों में, उन मजदूर के घरों में जो इन ईंट भट्टों में काम करते थे। अब उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है और उसकी एक बानगी आप बड़ौदा नाम के इस गांव में महसूस कर सकते हैं। तमाम लोग जो हैं, ये तमाम मजदूर हैं जो उन ईंट भट्टों में काम करते थे। आज उनके पास काम नहीं है। 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। उनसे बात करते हैं, दिक्कत क्या हुई है इस नोटबंदी की बात से। ईंट भट्टे बंद है, क्या समस्या पेश आ रही है आपको? साहब, कहीं पैसा खुला नहीं मिलता हमें, और बच्चों को कहाँ से दिखावे, डॉक्टर के नहीं दिखा सकते, कुछ कपड़े लेते नहीं दे सकते। कुछ बैंक में जाते हैं 2000 रुपए दिखाते हैं और 300 रुपए की मजदूरी, वहाँ 1700 रुपए सारे बाकी निकलते हैं। बीमारी में नहीं पैसा मिल रहा है। बैंक में फोन से जो है अपने नोट बदलवा लेते हैं, गरीब आदमी वहाँ लाइन में लगते हैं और जो है 10-10, 12-12 दिन बाद भी जो है पैसा नहीं मिल पाता। भूखे मारते तो प्यास से मारते बिल्कुल, इससे बड़े तो जहर ला के देते। देखिए, ये बहुत तल्ख शब्द हैं, ये बहुत तल्ख शब्द हैं, मगर आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा।
जब आप 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं ना, तब शालीनता, तब भाषा, ये तमाम चीजें बहुत सतही रह जाती हैं। बंद हुए ईंट के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों में आक्रोश बढ़ रहा है। बेबसी अब गुस्से में तब्दील हो रही है। महिलाएं बेबसी के साथ अपने बच्चों को तकती हैं। गिरते हालात को थामने में वो पूरी तरह नाकाम हैं। जो है भूखे मर रहे, कुछ मजदूरी नहीं है हमारे पास में, कुछ नहीं है, वो कपड़ा नहीं है, लत्ता नहीं है, कुछ बच्चों के पास में कुछ भी। कोई बीमार हो जाए तो मतलब जान चल जाते हैं, जो डॉक्टर को नहीं दिखा पाते। तो मजदूरी मिलती थी, अपने बच्चों को भी दिखाया है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती। अब भट्टा नहीं चलता, हम तो मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब बच्चे भी बीमार हो जाए, कहाँ से दिखावें, पैसा नहीं है, बच्चों पर कपड़े नहीं। अब सर्दी में बीमार हो जा मरेंगे और क्या होगा। बैंक जी आप इतने दिनों से इस गांव में रह रहे हैं, कभी ऐसी आपको समस्या पेश आई? क्या? नहीं जी, ऐसी नहीं आई, पहली बार आई। अब एक अजीब सा तनाव था माहौल में। किसी ने जैसे तैसे करके घर में शादी करवा दी। कोई नोटबंदी से रोजी रोटी की भड़ास अपने बच्चों पर निकाल रहा है। ब्याह करा जी, ब्याह के पैसे नहीं बने तो कहीं तो पता जुनी बिरान होती फिर रही। ब्याह हुआ? किसका ब्याह था? क्या लौंडे का। तो क्या हुआ फिर? पैसा नहीं मिला कहीं, वो 10 सवाल के पैसे वे कहाँ थे। तो ब्याह हो पाया कि नहीं हो पाया? हो गया, हुआ भी नहीं हो। तो आप कह रहे हो कि इस तनाव की वजह से, इस भुखमरी की वजह से घर में भी तनाव पैदा हो रहा है? घर में जी हम जो है आर्थिक रूप से इतने परेशान है और मानसिक रूप से भी परेशान है। घर में हम जो है, घर में मैं अकेला हगा परिवार हगा, मैं सर दे मरे लगू दीवारों में अपने। इतनी मेरे घर में भुखमरी है, मेरी हालात इतनी खराब है। इनकी नाराजगी आप इन खामोश पड़े भट्टों में ढूंढ सकते हैं। 8 नवंबर के बाद यहां क्या हुआ, उसने मानो सबको सन्न कर दिया है। बंद हुए ईंट भट्टों की मार को हम इन आंकड़ों के जरिए समझना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 17,000 भट्टों में सिर्फ बागपत में ही 550 भट्टे हैं। हर भट्टा लिखित तौर पर 500 मजदूरों को रोजगार देता है, यानी कि इन 550 में काम कर रहे हैं तकरीबन 30,000 मजदूर। एक ईंट के भट्टे का टर्नओवर करीब 50 लाख सालाना है। ईंट भट्टों से जुड़ी संस्था के मुताबिक सिर्फ इसी क्षेत्र में इसकी अर्थव्यवस्था पर आश्रित हैं 2.5 लाख लोग। पहले यहां से रोजाना 1300 ट्रक ईंट लेकर दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जाया करते थे। अब महज 100 जा पाते हैं। जाहिर है ईंट भट्टों के बंद होने के बाद चोट करारी पड़ी है और इसकी गूंज बात तक सुनाई पड़ेगी। क्या इसका असर सियासत पर पड़ेगा चुनावों में? 100% पड़ेगा, 100% पड़ेगा। किस तरह से? ये जिस तरह सन 1975 में नसबंदी और जो तुम्हारा उस वक्त आपातकाल था, उसमें ये कहते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब लोग खुश हैं। परंतु जब चुनाव हुआ, ये सेम सन 71 में इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, और 3 साल बाद में सन 74 में मारामारी का माहौल था पूरे प्रदेश में, देश में। वही सेम स्थिति ये है। वो नसबंदी थी, ये नोटबंदी है। इसका खमियाजा इस मोदी को भुगतना पड़ेगा। यह आक्रोश भरे स्वर वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए चेतावनी है। पूरा बागपत और मुजफ्फरनगर बेशक बीजेपी के वादों भरे पोस्टर्स से पटा पड़ा है, मगर उद्योगों पर पड़ी मार कट्टर समर्थकों के आत्मविश्वास तक को हिला रहा है। हमने रुख किया यहां के मशहूर कागज उद्योग के केंद्र मुजफ्फरनगर का। नोटबंदी ने मानो इस इलाके की 25 पेपर मिल्स की कमर तोड़ दी है। हर मिल से कम 20 मजदूरों की छटनी हुई है। बहुत ज्यादा बदतर है आज तो। अभी तक तो जो भी 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन काम चला है, चल गया जैसे कहते करके 50-60%। आगे जो आने वाले टाइम है, इसमें तो काम समझ लो कि बंद ही है। अभी इतना भी काम नहीं चलेगा जितना काम अभी चल चुका है। बिंदल पेपर मिल्स के मालिक की चिंता की वजह आपको कहीं और नहीं, बल्कि उनकी अपनी फैक्ट्री में दिखाई देगी। 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद उनकी ये यूनिट तो चल रही है, मगर उसमें छिपा हुआ है एक डर। मेरे पीछे शोर और इस चलती मशीन से साफ है कि फिलहाल
इस पेपर मिल का ये पहलू जो है वो काम कर रहा है, ये हिस्सा जो है इस वक्त काम कर रहा है, मगर आशंका लगातार बनी हुई है। हमारे साथ मयंक है, हम आपको बता दें मयंक, इस पेपर मिल से उनका ताल्लुक है। मयंक, आपके पेपर मिल का एक हिस्सा बंद हो चुका है, क्या इस हिस्से को लेकर भी आपके जहन में कंसर्न्स हैं, आशंकाएं हैं? मेरे मन में इस मिल को लेके बहुत आशंकाएं हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, जितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए 8 नवंबर के बाद से उसका 25% रॉ मटेरियल ही प्लांट में आ पा रहा है। अभी जो हम अपना प्लांट चला रहे हैं वो जो हमारे पास स्टॉक्स रहते हैं उस स्टॉक्स से चल रहा है, और मुझे उम्मीद है आने वाले 15-20 दिन बाद अगर यही स्थिति रही तो मेरे स्टॉक्स भी नील हो जाएंगे, तो शायद मुझे अपनी मशीन बंद करनी पड़े। इस आशंका के पीछे की वजह उनकी फैक्ट्री की ये यूनिट है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मशीनें बिल्कुल खामोश हैं, क्योंकि यहां जो पेपर बनता है ये पैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहां का जो रॉ मटेरियल है वो इन्हें मिल नहीं रहा है, क्योंकि पैसे देने होते हैं, नकद देना होता है जो इनके पास है नहीं, और उसकी सप्लाई की कमी है। दूसरी तरफ चूंकि इस पेपर का प्रयोग पैकिंग में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब गुड्स की डिमांड नहीं है, उसकी बिक्री नहीं है, तो आखिर पैकिंग के लिए पेपर क्यों इस्तेमाल होगा? आप समझ रहे हैं किस तरह की दुविधा है, किस तरह की दिक्कत है इस वक्त इस पूरे उद्योग के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की कैशलेस और डिजिटल भारत की अपील की यहां कोई बात या गूंज भी नहीं है। जब पेपर मिल्स के मालिक इतने बेबस हैं, तब अंदाजा लगाइए इस कोल्हू में काम करने वाले बुजुर्ग नूर हसन की हालत क्या होगी, जो 100 रुपए के लिए फैक्ट्रियों से गुहार लगाते हैं। यहां जद्दोजहद है 2 वक्त की रोटी की, यहां संघर्ष है मुख्य धारा से जुड़ने की। मेरे पीछे जो आप ये गन्ना देख रहे हैं ना, ये काफी दिनों से यहां पड़ा हुआ है। किसानों ने इस कोल्हू को ये गन्ना दिया हुआ है, मगर इस कोल्हू को चलाने वाले स्थिति में हैं कि वो किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो गुड़ यहां बनता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दरअसल ये वो कुंड हैं जहां पर वो गुड़ बनता है, मगर ये कुंड पिछले 5 या 6 दिनों से खाली हैं, क्योंकि जो गुड़ यहां से जाता है उसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब चूंकि इन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये पैसा वो किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, जो किसान उन्हें ये गन्ना दे रहे हैं। अब ये गन्ना यहां पड़े पड़े सूख रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह की दयनीय स्थिति है। बाबा आप बताइए, आप इस कोल्हू को चलाते हैं, क्या हो रहा है नोटबंदी के बाद से? कोल्हू को चला को हम वहां से जा रहे, उसका 8 पैसे नहीं दे रहे। अच्छा जी, वो लोग आपको पैसा नहीं दे रहे हैं? हाँ, वे नुकाते गन्ना बेच जाएंगे। नहीं, वो क्या कहते हैं आपसे? वे लाला जो भी नुका ले। और अच्छा, जो किसान आपको गन्ना बेचते हैं वो आप उनको भी पैसे नहीं दे पा रहे उस चक्कर में? हाँ, नहीं हो रही वो हम देते हम यहाँ से मुझसे बताए। तो एक तरह से कहा जाए एक किस्म की दोहरी मार है, आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और आप किसानों को पैसा नहीं दे पा रहे। नहीं दे पा रहे सर। ये देख लो, माल पिछले 1 हफ्ते से पड़ा हुआ है, सूख रहा। मंडी में पैसे देना होता है, गुड़ पहुँचता, वहाँ से पैसे नहीं मिलते, और हम लोगों को गन्ने का देना पड़ता है। घर की क्या हालत है इस वक्त? घर की तो सर आप पूछिए ही मत बस। मगर कुछ उद्योगपति हैं जो प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। देश के लिए जितना बड़ा ये कदम उठाया गया है, उसके सामने जो परेशानियां हम लोगों को महसूस हो रही हैं, या परेशानियां जो हम फेस कर रहे हैं, वो नगण्य है। और अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, कुछ कैजुअल, कुछ कॉन्ट्रैक्टर, कुछ वो, मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें से किसी को कोई परेशानी नहीं है। मगर स्टील मिल्स के ठीक बाहर हकीकत कुछ और थी। हम एक फैक्ट्री से निकलते हैं और अचानक मुझे कुछ मजदूर रोक लेते हैं। कहते हैं आइए हमारी आवाज़ भी सुनिए। कहते हैं कई दिनों से उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा। उनका दर्द जानना भी बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, ये तमाम मेरे साथ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ अरसे से काम की तलाश में हैं, मगर ना उन्हें पैसे ही मिल रहे हैं और ना ही काम। किस तरह की समस्याओं को आपके सामने करना पड़ रहा है नोटबंदी के बाद से? बहुत समस्या करनी पड़ रही है, कैडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ना तो पैसा ही मिल रहा नवा, और ना ही काम मिल रहा। और जो काम पैसा उन्हें भी नवा नहीं मिल रहा, तो हमें भी काम नहीं मिल रहा। वे छोड़ के बैठ गए, अब हम जा तो कहाँ जा। पैसे की प्रॉब्लम है कि पैसा मजदूरी मिलती नहीं, काम कहीं है नहीं, पैसे से दिक्कत आ रही सब। घर में खर्चे घर में क्या समस्या है? घर में खर्चे के लिए पैसे नहीं चाहिए जी,
जब पैसे ही नहीं तो घर में खर्चा कहाँ से आएगा? कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं एक फैक्ट्री के बाहर हूं और इसी फैक्ट्री के बाहर आप लोग देख रहे हैं जिनके पास काम नहीं है। घर में किस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है? कम से कम 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ कोई भी बिल्कुल काम चौपट है, कोई भी साधन नहीं है, कारोबार का बिल्कुल ख़त्म है। मायूसी के सैलाब में एक आशावादी स्वर भी सुनाई पड़ता है। 31 दिसंबर के बाद देखना आपको कैसा लगेगा जी। 32 दिन में जो नहीं हुआ वो आपको लगता है 50 दिन में हो जाएगा पूरा। जो बैंक आपको लगता है एक मिनट आपको लग रहा है 50 दिन में माहौल ठीक हो जाएगा? भूखमरी और फैलेगी। मुजफ्फरनगर व्यापार संघ के सूत्रों के मुताबिक हर स्टील मिल से कम 20 मजदूरों की छटनी हो चुकी है। एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल जारी थी। अब हम रुख कर चुके थे दिल्ली से महज 65 किलोमीटर दूर मेरठ का, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ हालात बेहतर होंगे। मेरठ जो खेल उद्योग का केंद्र है, यहाँ का कैंची उद्योग भी दुनिया में अपनी साख रखता है। 8 नवंबर की नोटबंदी का यहाँ भी असर हुआ है। यहाँ धंधा है मगर मंदा है। मैं समझता हूँ धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा और 15-20 दिन महीने बाद, लेकिन बिजनेस को लेके मैं समझता हूँ कुछ नहीं 3 से 4 महीने भी लगेंगे। 3 से 4 महीने लगेंगे। क्या उसके बाद भी आपको लगता है हालात सामान्य होंगे? क्योंकि जब एक बार चीज़ें पटरी से उतर जाती हैं तो उसका खामियाजा एक लंबे अरसे तक भुगतना पड़ सकता है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि समय कुछ ज़्यादा भी लग सकता है। अब ये तो स्थिति आज मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी आई है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि 1-2 साल भी लग सकते हैं। मेरठ का कैंची उद्योग जिस गली में बसा हुआ है, वहां मानो एक अरसे से वक्त थम गया है। वहीं सकरी गलियां, वही लोहे के पहिए पर कैंची की धार, वही उफनती चिंगारी और शाम को वही नमाज की आवाज। यहां 1 महीने बाद हलचल है। हमें लगा शायद नोटबंदी का असर अब खत्म हो गया होगा, मगर फिर तो 1 महीने बाद ये चिंगारियां, ये शोर सुनाई दे रहा है मेरठ के कैंची उद्योग में। 1 महीने तक पूरी खामोशी थी, बदहवासी थी, मगर अब आप देख सकते हैं कुछ हरकत यहां दिखाई दे रही है। मजदूर जो हैं मेरठ की कैंची उद्योग में कुछ काम करते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि मेरठ की जो कैंची उद्योग है उसका टर्नओवर सालाना 10 करोड़ के हिसाब से बताया जाता है। वो कैंची उद्योग जो पहले से ही बिखर रहा है, मगर क्या 1 महीने की नोटबंदी ने उसकी कमर तो नहीं तोड़ दी? तनवीर अहमद साहब हैं जो कि मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और इस उद्योग से उनका पुराना नाता रहा है। तनवीर अहमद साहब बताइए, मैं देख रहा हूं आपके मजदूर काम कर रहे हैं, तो क्या हालात सामान्य हो रहे हैं? नहीं, हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये थोड़ा रुका हुआ काम चल रहा था। तो अभी इक्का दुक्का लोग आकर अपनी मजदूरी पूरी कर रहे हैं। ये लोग अभी हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। जब तक पूरी तरीके से ये नोटबंदी का सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता है मार्केट में, जो है जब तक सामान्य नहीं होगा। दरअसल मेरठ पटा पड़ा है ढेरों लघु उद्योगों से। यहाँ का गुदड़ी बाजार केंद्र है कपड़ा उद्योग के विक्रेताओं का। मायूसी के स्वर सुनाने से पहले समर्थन की कुछ आवाजें भी सुनिए। मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये काले धन को या भ्रष्टाचार को कैसे रोक रहा है? सबसे आसान तरीका ये कि अब आप ये देखिए कि कहीं पर भी 2000 रुपए के नोट इकट्ठे होते हैं तो फौरन से गवर्नमेंट छापा मार देती है उसके ऊपर। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो उस नोट के अंदर ऐसी चिप ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट है जिसका रिसीवर उन्हें बताया जाता है, जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, वो फौरन से उनके नेटवर्क में आ जाते हैं, वहाँ छापा मार देते हैं। दूसरी तरफ से आपको लग रहा है कि उस नोट के अंदर चिप या किसी तरह से जीपीएस से वो कनेक्ट सिस्टम उसके अंदर है, लेकिन वो गवर्नमेंट शो नहीं कर रही है। हमारा एक आइडिया है, हर व्यक्ति अपने विचार होते हैं, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वो अपनी तरह सोच सकता है। निशब्द हम आगे बढ़ जाते हैं। फैसले के समर्थक हैं मगर दलीलें नहीं हैं। अब शुरुआती उत्साह बेबसी में बदल रहा है। सर, आपका ये दुकान यहाँ चल रही है, धंधे पे कितना असर पड़ा है नोटबंदी की? भैया बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, व्यापार ना के बराबर है। बाकी ये पक्की बात है कि मोदी जी के इस फैसले से हम खुश हैं।
तो जब धंधे पे असर पड़ा है और हालात सुधर नहीं रहे हैं, तो फिर आपको क्यों लगता है कि आप इस फैसले से खुश हैं? अच्छा कदम है मोदी जी का, ये सबके लिए, सबकी भलाई के लिए है। किस तरह से अच्छा कदम है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये कि ईमानदारी के हिसाब से, देश की तरक्की के हिसाब से जो एक्चुअल है वो तो मानना ही पड़ेगा। अभी बैंक से कैश भी इतना नहीं मिल रहा कि आगे कोई आदमी काम करे। अच्छा, जो लेबर क्लास है, छोटा आदमी, उस पर बैंक अकाउंट तो है नहीं कि उसको हम पैसे कैसे दें या उससे पैसे कैसे लें। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, लेबर को पैसा देना। पैसे किस तरह से दें? भाई जो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले को मजदूरी देनी है, या ठेले वाला है उसे मजदूरी देनी है, उसे कैसे दें पैसे? उसमें बैंक अकाउंट तो है नहीं जो हम पेटीएम करें या एटीएम करें या सब कुछ करें, कैसे तरीके से पैसे दें? मेरे कानों में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो शब्द गूंज रहे हैं कि नोटबंदी के बाद अमीरों की रातों की नींद हराम हो गई है और गरीब सुख की नींद सो रहा है। वो शब्द मैं नहीं भूला हूं, आपको याद है ना? मेरठ से कैमरामैन आदर्श नायर के साथ अभिसार शर्मा, एबीपी न्यूज।